माई सेल्फ प्रगति सिंह। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी एपीओ के सिलेबस में रिसेंटली अमेंडमेंट किए गए हैं और यूपी एपीओ के सिलेबस में बहुत सारे नए एक्ट को जोड़ा गया है। स्पेशली मेंस में अब एक पेपर होनली इन नए एक्ट्स को डेडिकेट करके होगा और जो कोई भी अब यूपी में एपीओ बनना चाहता है, जिसके एग्ज़ाम लाइंड अप हैं और जल्द ही नोटिफाइड हो जाएगी वैकेंसी, उनको इन नए एक्ट्स को पढ़ना मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स, आज से हम इन नए एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं और जो पहला एक्ट है जिससे शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो है द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। तो आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये एक्ट जो है ये बहुत ही छोटा है, जिसमें केवल 7 सेक्शंस हैं। तो हम 1 बाय 1 हर सेक्शन को डिस्कस करते चलेंगे। तो जो पहला, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये एक्ट जो आपके जुड़े हैं ये मेंस में जुड़े हैं, तो आपसे मेंस में इसके ऑब्जेक्टिव को भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, लग रहा है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी के डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए आया है। और इसका ऑब्जेक्टिव जो सबसे पहले दे रखा है वो बता भी रखा हुआ है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। मतलब ये एक्ट किस चीज़ के लिए आया है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी उनको कोई नुकसान हो रहा है उस नुकसान को बचाने के लिए एक्ट आया हुआ है। ठीक, और ये एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, एक्ट नंबर 3 ऑफ 1984। ठीक, ये 1984 का तीसरा एक्ट है। ठीक, अब हम बात करें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की। तो पहला शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट में पहला हम देखते हैं कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा। हमने इसका नाम स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया, क्या कहा जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 कहा जाएगा। ठीक, इसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक होगा, इसका एक्सटेंशन होल ऑफ इंडिया में होगा। ठीक, और ये इफेक्टिव कब से होगा, मतलब किस तारीख से ही पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, तो 28 डे ऑफ जनवरी 1984 से ही पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है, डेफिनेशन क्लॉज। हर किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 हमेशा क्या बताता है, डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बताता है। तो डेफिनेशन क्लॉज में पहली डेफिनेशन क्या दे रखी है, 2A में पहली डेफिनेशन मिसचीफ की दे रखी है। मिसचीफ का मतलब इन्होंने क्या बताया है, मिसचीफ का मतलब इन्होंने बताया है कि सेक्शन 425 ऑफ इंडियन पीनल कोड में जो भी मिसचीफ डिफाइन कर रखा होगा वही मिसचीफ है। ठीक है, तो मिसचीफ क्या होगा, जो सेक्शन 425 में होगा। 425 किसका, आईपीसी का। और अगर हम अभी बीएनएस की बात करें, आप सभी लोगों को पता होगा कि आईपीसी ने किसको रिप्लेस किया है, बीएनएस ने आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है। तो आपका यहाँ पे 324 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है वो किस चीज़ की दे रखी है, पब्लिक प्रॉपर्टी की। ठीक, तो यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी के डैमेज को ही प्रिवेंट करना है, तो हमने दूसरी डेफिनेशन किस चीज़ की दे दी, हमने दूसरी डेफिनेशन दे दी, पब्लिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे दी। तो अब हम किसको डिस्कस करेंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेफिनेशन क्लॉज में यहाँ पे बस 2 ही डेफिनेशन दे रखी है, एक मिसचीफ की डेफिनेशन दे रखी है और एक पब्लिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे ऐसी संपत्ति चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, जिसमें क्या मशीनरी भी इंक्लूडेड है। मशीनरी मतलब कोई भी मशीनरी जो कि क्या की जा रही है, ओन की जा रही है, जिसका मालिकाना हक है, स्वामित्व जिसको बोलते हैं, या जो पजेस की जा रही है, जो किसी के कब्जे में है या जो किसी के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, ठीक है, वो हम 1 बाय 1 देख रहे हैं। यहाँ पे 6 लोगों का नाम दे रखा है जिनके कंट्रोल में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली चीज़ की प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है, वो मूवेबल इमूवेबल भी हो सकती है, उसमें मशीनरी भी आ सकती है। ठीक है, जो कि ओन की जाए, पजेस की जाए या कंट्रोल में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, किसी लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में हो, किसी कॉरपोरेशन के कंट्रोल में हो। और वो कॉरपोरेशन किसके अंडर एस्टेब्लिश हुआ है, किसी सेंट्रल प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के अंडर कंस्टिट्यूट हुआ है। ठीक, कोई कंपनी, ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट के सेक्शन 617 में बताई गई है। ठीक, और क्या कोई इंस्टीट्यूशन, कंसर्न या अंडरटेकिंग जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया है। ठीक, तो हमने देखा
पब्लिक प्रॉपर्टी जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल इमूवेबल है, जो जिसमें मशीनरी भी आती है, जो कि ओन की जा रही है, परचेज की जा रही है, जो कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी और कोई इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन कैसा इंस्टीट्यूशन होगा? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करे। अब हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई करेगी। ऐसी इंस्टीट्यूशन को वो नोटिफाई करेगी जिसको कि वो क्या कर रही हो? फंडिंग दे रही हो। फंडिंग दे रही हो मतलब जहां सरकार अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है उसी इंस्टीट्यूशन को सरकार क्या करेगी? नोटिफाई करेगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन पढ़ी। पहली मिसचीफ की। मिसचीफ में हमने रेफरेंस पा लिया कि जो भी आईपीसी के सेक्शन 425 में लिखा हुआ है वही मिसचीफ है। और दूसरा हमने पढ़ा पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी में हमने जाना कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी, किसी कॉरपोरेशन, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में है। ठीक, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल में हो, कंट्रोल में है, पोजीशन में है, ओन की जा रही है इनके द्वारा। ठीक, तो ये दो डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब हम आगे के सेक्शंस पे पहुंचेंगे जो सेक्शंस वाकई में इस एक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो हम अब सेक्शन 3 देख रहे हैं। सेक्शन 3 बात कर रहा है कि मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये मेन सेक्शन है जो कि ये कह रहा है जो कोई भी मिसचीफ कर रहा है किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी को छोड़ के जो सेक्शन 2 में स्पेसिफाइड है। मतलब सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जा रही है लेकिन इन्होंने सेक्शन 2 को एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि सेक्शन 2 के लिए इन्होंने अलग से पनिशमेंट बता रखी है, इसीलिए इन्होंने सेक्शन 2 को क्या कर दिया है? एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक, जो कोई भी सेक्शन 3 आपका बता रहा है जो कोई भी मिसचीफ कर रहा है किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? 5 साल तक की सज़ा मिलेगी और फाइन। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ये देंगे कि जो कोई भी मिसचीफ कर रहा है किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ठीक, लेकिन और वहीं पे ये सबसेक्शन 1 हो गया। सबसेक्शन 2 हमें क्या बता रहा है? सबसेक्शन 2 हमें ये बता रहा है कि जो कोई भी मिसचीफ कर रहा है किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जो कोई बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन या कोई प्रॉपर्टी जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई में यूज़ हो रही है किस चीज़ के? वाटर, लाइट, पावर या एनर्जी के। ठीक, और कोई ऑयल इंस्टॉलेशन है ना, कोई सीवेज वर्क जहाँ पे हो रहा है, कोई माइन या फैक्ट्री जहाँ पे है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या टेलीकम्युनिकेशन की कोई बिल्डिंग है या कोई ऐसा ही बिल्डिंग है जो इनके रिगार्डिंग यूज़ किया जा रहा हो, मतलब उन पे अगर कोई मिसचीफ करके कोई डैमेज करने का प्रयास कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो पनिशमेंट होगी वो कितनी होगी? 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की होगी और यहाँ पे फाइन भी स्पेसिफाई कर रखा है कि फाइन भी मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे कोर्ट चाहे तो रीज़न रिकॉर्ड करके 6 महीने से कम की भी सज़ा दे सकती है। ठीक, तो आप अब सोचेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या हुआ? यहाँ पे भी 5 साल की सज़ा, यहाँ पे भी 5 साल की सज़ा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों सेक्शंस हैं, मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, मेन सेक्शन इसका सबसेक्शन 1 जिसने जनरल बातें की कि कोई भी अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है मिसचीफ के थ्रू तो उसको 5 साल तक की सज़ा होगी ना। सबसेक्शन 1 ने हमें ये बता दिया। सबसेक्शन 2 ने हमें बताया कि इन जगहों पे ये जो इन्होंने प्लेसेस स्पेसिफाई किए हैं, ये प्लेसेस कौन से हैं? ये थोड़े डेंजरस प्लेसेस हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे सेफ्टी की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक, अगर ऐसे प्लेसेस पे कोई क्या कर रहा है? मिसचीफ कर रहा है तो कितनी पनिशमेंट होगी? 6 महीने से 5 साल तक की होगी ना। यहाँ पे 5 साल तक की लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 महीने से 5 साल तक की लिखा हुआ है, मतलब मिनिमम आपको 6 महीने देने ही देने हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है और यहाँ पे कुछ प्लेसेस को स्पेसिफाई कर रखा है। सबसेक्शन 1 एक जनरल सेक्शन है और सबसेक्शन 2 उसको स्पेशलाइज कर रहा है, उसको स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक, तो यही दोनों सेक्शंस में एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक, कि यहाँ पे एक प्लेसेस को, सेफ्टी के जो प्लेसेस हैं उनको स्पेसिफाई कर रखा है और यहाँ पे बता रखा है कि 6 महीने की मिनिमम सज़ा तो होगी ही होगी। ठीक, तो ये था सेक्शन 3 जो कि इस एक्ट का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जो कि बात करता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। अब हम लोग जो अगला नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है मिसचीफ
causing damage to public property by fire और explosive substance। मतलब अगर कोई व्यक्ति सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 के ना हमने ऊपर पढ़ा कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है कैसे, मिसचीफ के थ्रू, तो क्या होगा, उसे सजा मिलेगी 5 साल तक की। ठीक, अगर कोई यही व्यक्ति यही काम मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का ही काम वो कैसे कर रहा है, फायर से कर रहा है, आग लगा के कर रहा है, या फिर कोई ज्वलनशील पदार्थ से, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से कर रहा है, तो उसको कैसी सजा मिलेगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। कितने टाइम का मिलेगा, 1 साल तक का मिलेगा, लेकिन जो 10 साल तक भी बढ़ सकता है और उसमें फाइन भी मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि फायर और एक्सप्लोजिव यानी आग या ज्वलनशील एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से अगर आप क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो जो सज़ा होगी वो 1 to 10 ईयर तक होगी और फाइन आपको देना पड़ेगा। और जो यहाँ पे सज़ा होगी वो रिगरस होगी। आप लोगों को पता होगा इम्प्रिजनमेंट इज ऑफ 2 काइंड्स, सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, और यहाँ पे कोर्ट चाहे तो रीज़न रिकॉर्ड करके 1 साल से कम की भी सज़ा दे सकती है। ठीक, तो ये सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 3 नॉर्मल सेक्शन था। सेक्शन 4 अगर आप मिसचीफ कर रहे हैं कैसे, फायर से, जैसे आपने पढ़ रखा होगा, आईपीसी में भी दे रखा है, प्रोविजन कर रखा है। जब मिसचीफ वाला पार्ट आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसके बारे में भी बता रखा है कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में मिसचीफ करते हैं और जब आप फायर के थ्रू करते हैं। आप उसके सेक्शंस को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये प्रोविजन मिलेगा। ठीक, सेक्शन 5 अगर की बात करें तो सेक्शन 5 की बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग बेल। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति जो कि एक्यूज्ड है या जो कि कन्विक्टेड है सेक्शन 3 या 4 में, उसे और वो कस्टडी में है और उसे बेल चाहिए, तो उसको बेल से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन को उसके बेल एप्लीकेशन को कंसीडर करने का या उसको अपोज करने का टाइम न दिया जाए। मतलब बेल तभी मिलेगी जब प्रोसिक्यूशन को जानकारी हो और प्रोसिक्यूशन को टाइम दे रखा गया हो उसके बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है सेविंग्स। सेविंग्स जो है ये बात करता है कि ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो एक्ट है ये एक्ट हमेशा एडिशन में होगा। मतलब ये हमेशा ऐड ऑन करेगा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज से रिलेटेड। सपोज करिए कोई एक और एक्ट है जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात कर रखी है, तो ये जो एक्ट है ये स्पेशल लॉ, बीइंग स्पेशल लॉ, ये हमेशा क्या करेगा, ऐड ऑन करेगा, उसको कभी भी डिरोगेट नहीं करेगा और हमेशा एडिशन में ही इसके यूज होगा। ये सेविंग क्लॉज है। ठीक, इसके बाद सेक्शन 7 ये बात करता है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1984 को ये एक्ट हियर बाई रिपील कर रहा है। अब कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, अब प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो हमने अभी पढ़ा है इसलिए एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इस एक्ट को कंप्लीट कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक्ट आपको समझ में आया होगा। हम अब अगली क्लास में मिलेंगे, और अगर आपको कोई चीज़ कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।